नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर, जहां पर हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद हिंदी गद्य साहित्य पढ़ रहे हैं। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत उपन्यास को देख रहे हैं और आज हिंदी गद्य साहित्य की तीसरी क्लास होगी। इसके पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। कल की क्लास में हमने देखा था हिंदी उपन्यास का विकास क्रम को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था पूर्व प्रेमचंद्र युग, दूसरा था प्रेमचंद्र युग, तीसरा था प्रेमचंद्रोत्तर युग। आज पहले को देखते हैं पूर्व प्रेमचंद युग को। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पूर्व प्रेमचंद युग। और आज की क्लास संख्या 3 है। इसके पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। हेडिंग क्या है? पूर्व प्रेमचंद्र युग। पूर्व प्रेमचंद्र युग। समय 1877 से 1918 तक। समय इसका 1877 से 1918 ईस्वी। विशेषताएं क्या है इसकी? सबसे पहले देखते हैं विशेषताएं। विशेषताएं आइए एक बार चेक कर लेते हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी तक तो नहीं दे रहा है, अब दे रहा है। ठीक, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अब दिखाई दे रहा होगा। पूर्व प्रेमचंद्र युग 1877 से 1918 ईस्वी। आइए इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो जो इस समय के उपन्यास लिखे गए उनमें क्या विशेषताएं हुआ करती थी? तो लिखिए, घटना प्रधान उपन्यासों की रचना। क्या था? घटना प्रधान उपन्यासों की रचना। घटना प्रधान उपन्यासों की रचना, ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है पूर्व प्रेमचंद्र युग में लिखे गए उपन्यासों की। ठीक, दूसरी क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता है कि जब इस समय के उपन्यास लिखे जा रहे थे तो उनका उद्देश्य क्या होता था? केवल मनोरंजन करना। तो लिख लीजिए, मनोरंजन करना एकमात्र उद्देश्य। मनोरंजन करना एकमात्र उद्देश्य। और क्या थी उस समय की विशेषता? रोचक शैली का प्रयोग। रोचक शैली का प्रयोग। रोचक शैली का प्रयोग करते थे। तिलस्मी जासूसी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रधानता। तिलस्मी जासूसी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रधानता। ये थी विशेषताएं किसकी?
पूर्व प्रेमचंद्र युग की लिखे गए उपन्यासों की विशेषताएं क्या है? घटना प्रधान उपन्यासों की रचना होती थी। मनोरंजन एकमात्र उद्देश्य था उनका। मनोरंजन करना लिख लीजिए, यहाँ पर आप करना भी डाल लीजिए तो आसान हो जाएगा लोगों के लिए। मनोरंजन करना, मनोरंजन करना एकमात्र उद्देश्य। ठीक। रोचक शैली का प्रयोग, तिलिस्मी, जासूसी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रधानता। अगर आपसे पूछे कि पूर्व प्रेमचंद्र में लिखे गए उपन्यासों की विशेषता क्या है, तो क्या है? घटना प्रधान उपन्यासों की रचना होती थी। मनोरंजन करना एकमात्र उद्देश्य था उनका। रोचक शैली का प्रयोग किया गया है। तिलिस्मी, जासूसी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं पूर्व चंद्रयुग के प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों को। ठीक, चलिए इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, आइए बढ़ते हैं अब आगे। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पूर्व प्रेमचंद्र युग के प्रमुख उपन्यास। पूर्व प्रेमचंद्र युग के प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार और सबसे पहले लिखिए बालकृष्ण भट्ट। किसको? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इनका समय था 1944 से 1914। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। 1944 से 1844 से 1914, सॉरी दोस्तों, 1844 से 1914 ईस्वी। और उपन्यास कौन कौन से थे? आइए देखते हैं कि उपन्यास कौन कौन से थे। तो इनके उपन्यास थे रहस्य कथा, और इसका समय था 1879 ईस्वी। 1879 ईस्वी। दूसरा उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा, उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, ये था 1886 ईस्वी। 1886 ईस्वी में। 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, और इसका समय था 1892। 1892 ईस्वी। आज की क्लास में हमने सबसे पहले किसको देखा है? सबसे पहले देखा है बालकृष्ण भट्ट को। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, या इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? रहस्य कथा 1879 ईस्वी, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी। अब आगे के जो हम उपन्यास लिखेंगे
वहां पर ईस्वी नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग ये समझिएगा कि ये ईस्वी में ही है, और किसी में रहेगा, विक्रय संवत में रहेगा तो हम उसको लिख देंगे। अब बाकी अगर ऐसे संख्या में लिख दे रहे हैं तो आप लोग क्या समझेंगे कि ये ईस्वी में ही है। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट, जन्म 1844 ईस्वी, निधन 1914 ईस्वी। उपन्यास कौन कौन से हैं? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान। अब लिख लीजिए और आगे विशेष तत्व। विशेष तत्व इनके तीनों ही उपन्यास इनके तीनों ही उपन्यास इनके तीनों ही उपन्यास सामाजिक श्रेणी के हैं। सामाजिक श्रेणी के हैं। नूतन ब्रह्मचारी में नूतन ब्रह्मचारी में विनायक नामक नायक डाकू का विनायक नामक नायक डाकू का हृदय परिवर्तित करवाता है। हृदय परिवर्तित करवाता है। नूतन ब्रह्मचारी में विनायक नामक नायक डाकू का हृदय परिवर्तित करवाता है। नूतन ब्रह्मचारी में विनायक नामक नायक डाकू का हृदय परिवर्तित करवाता है। 100 अजान एक सुजान में 100 अजान एक सुजान में सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों का परिवर्तन का चित्रण है। एक सेठ की बुरी आदतों में परिवर्तन का चित्रण है। में परिवर्तन का चित्रण है। एक रचनाकार कंप्लीट हो गए, और वो कौन है? वो है बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक, आज हमने शुरू किया है। उपन्यास की क्लास संख्या 3 है, लेकिन सही मायने में उपन्यास के रचनाकारों की क्लास पहली क्लास है। इसके पहले किसी भी प्रकार के कोई रचनाकार नहीं हुए हैं। केवल उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने क्या माना है ये हुआ है, और उसके साथ साथ
उपन्यास की परिभाषा हुई है। आज उपन्यास के पहले कवि बालकृष्ण भट्ट को देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो 1844 ईस्वी, निधन 1914 ईस्वी। रचना कौन कौन सी है, उपन्यास कौन कौन से हैं? रहस्य कथा 1879 ईस्वी, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी। विशेष तत्व की बात करें तो ये इनके तीनों उपन्यास सामाजिक श्रेणी में आते हैं। नूतन ब्रह्मचारी में विनायक नामक नायक डाकू का हृदय परिवर्तित करवाता है। 100 अजान एक सुजान में सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों में परिवर्तन का चित्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक बार इस पेज को फिर से कहो तो रिपीट कर दें। आज हम देख रहे हैं पूर्व प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यास। 3 उपन्यास का विकास क्रम 3 भागों में विभाजित हुआ। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाकर के देख ले। उपन्यास का विकास क्रम 3 भागों में हम लोगों ने विभाजित किया है या पहले से ही विभाजित है। पहला कौन सा? पूर्व प्रेमचंद्र युग, दूसरा प्रेमचंद्र युग, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग। तो आज पहले की शुरुआत हुई है पूर्व प्रेमचंद युग। उनके उपन्यास और उपन्यासकार को देख रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो जन्म 1844, निधन 1914 ईस्वी। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये इनकी उपन्यास है। विशेष तत्व इनके तीनों ही उपन्यास सामाजिक श्रेणी के हैं। नूतन ब्रह्मचारी में विनायक नामक नायक डाकू का हृदय परिवर्तित करवाता है। 100 अजान एक सुजान में सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों में परिवर्तन का चित्रण है। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा दोस्तों। चल अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगले हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह समय की बात करें तो इनका समय है 1857 से 1899। 1857 से 1899, 1899 ईस्वी। इनके उपन्यास का क्या नाम है? श्यामा स्वप्न। उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न। अठारह सौ पचासी। कब है? 1885। इसमें क्या है? इसमें एक ब्राह्मण कुमारी, इसमें एक ब्राह्मण कुमारी
श्यामा एवं छत्री राजकुमार, श्यामा एवं छत्री राजकुमार। एवं छत्री राजकुमार। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के स्वच्छंद प्रेम का चित्रण, के स्वच्छंद प्रेम का चित्रण है। ये तो हो गया ठाकुर जगमोहन का। इनका एक ही उपन्यास, कौन सा? श्यामा स्वप्न। इसमें एक ब्राह्मण राजकुमारी श्यामा एवं छत्री राजकुमार श्याम सुंदर के स्वच्छंद प्रेम का चित्रण देखने को मिलता है और इसका समय क्या है? 1885 ईस्वी। इतना लिख लिया दोस्तों आपने। आइए देखते हैं अगले उपन्यासकार हैं मेहता लज्जाराम शर्मा। अगले उपन्यासकार का क्या नाम है? मेहता लज्जाराम शर्मा। अगर इनके समय की बात करें, इनका समय है 1863 ईस्वी से 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी। ये दो हो गए और ये तीसरे उपन्यासकार। पहले उपन्यासकार कौन सा देखा हमने? बालकृष्ण भट्ट को। रचना कौन थी उनकी? उपन्यास कौन थे? नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा 100 अजान एक सुजान। उसके बाद हमने देखा ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा स्वप्न। समय क्या है? 1885 ईस्वी। इसमें है क्या? इसमें एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा और छत्री राजकुमार श्याम सुंदर के स्वच्छंद प्रेम का चित्रण। उसके बाद हम देख रहे हैं मेहता लज्जाराम शर्मा के उपन्यास। आइए देखते हैं इनके उपन्यास। इनका उपन्यास है धूर्त रसिक लाल, धूर्त रसिक लाल, और कब है? 1890। 1890। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। और ये कब है? 1899। 1899। बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी। अगली रचना कौन है? बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी। बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी। और ये कब है?
1907 में। कब है दोस्तों? 1907 में। आदर्श हिंदू, आदर्श हिंदू, और ये कब है? 1914 में। आदर्श दंपत्ति, आदर्श दंपत्ति, आदर्श दंपत्ति, और ये कब है? 1904, 1940। चलिए इस पेज को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पेज पे हमने किसको देखा? ठाकुर जगमोहन सिंह। समय की बात करें तो इनका समय है 1857 से 1899 ईस्वी, और इनका उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न, 1885 ईस्वी। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा एवं क्षत्रिय राजकुमार श्याम सुंदर के स्वच्छंद प्रेम का चित्रण दिखाया गया है। उसके बाद हमने देखा मेहता लज्जाराम शर्मा। मेहता लज्जाराम शर्मा का समय 1863 ईस्वी से 1931 ईस्वी। रचना कौन सी है इनकी? धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतन लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार या सती, सुखदेवी, आदर्श हिंदू, आदर्श दंपत्ति। तो अगर मेहता लज्जाराम शर्मा की बात करें तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? इनके उपन्यास है धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति। अगर समय के साथ देखें तो धूर्त रसिकलाल 1890 ईस्वी में है, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी, बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी 1907 ईस्वी, आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी, आदर्श दंपत्ति 1904 ईस्वी। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो लिख लिया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले उपन्यासकार को। अगले उपन्यासकार हैं राधा कृष्ण दास। 4 नंबर पर राधा कृष्ण दास। और समय की बात करें तो 1865 से 1907। समय क्या है? 1865 से 1907 ईस्वी। और इनका उपन्यास कौन सा है? निसहाय हिंदू। उपन्यास है इनका निसहाय हिंदू। और इसका समय क्या है? 1890। समय क्या है? 1890। इसमें क्या है? गोवध की समस्या पर आधारित की समस्या गोवध की समस्या पर आधारित गोवध की समस्या पर आधारित उपन्यास
उपन्यास। हिंदुओं हिंदुओं की दयनीय स्थिति। हिंदुओं की दयनीय स्थिति। स्थिति एवं मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण। एवं मुसलमानों के धार्मिक कट्टरता का चित्रण। कट्टरता का चित्रण। गोवध की समस्या पर आधारित उपन्यास हिंदुओं की दयनीय स्थिति एवं मुसलमानों के धार्मिक कट्टरता का चित्रण किसमें देखने को मिलता है? निसहाय हिंदू में देखने को मिलता है। और ये किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है राधा कृष्ण दास का। निसहाय हिंदू का समय क्या है? 1890 ईस्वी। ठीक। अगले उपन्यासकार हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। चलो हेडिंग डाल लीजिए, बाबू देवकी नंदन खत्री। समय की बात करें तो इनका समय 1861 से 1913। 1861 से 1913 ईस्वी। इनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। ये हिंदी एवं तिलस्मी, ये हिंदी में तिलस्मी, ये हिंदी में तिलस्मी एवं अय्यारी, एवं अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। ये हिंदी में तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए, इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी प्रदेशों के लोगों ने, अहिंदी भाषी प्रदेशों के लोगों ने हिंदी सीखी।
इनके द्वारा रचित चंद्रकांता, इनके द्वारा रचित चंद्रकांता हिंदी का पहला तिलस्मी, चंद्रकांता हिंदी का पहला तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यास माना जाता है, एवं अय्यारी उपन्यास माना जाता है। इनके उपन्यास को हम अगले पेज में देखेंगे। पहले इस पेज को आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे के पेज में बढ़ते हैं। राधा कृष्णदास चौथे नंबर पर हमने किसको देखा, राधा कृष्णदास, और 5वें नंबर पर बाबू देवकीनंदन खत्री। चौथे नंबर पर राधा कृष्णदास का उपन्यास कौन सा है, निसहाय हिंदू, कब है, 1890 ईस्वी। इसमें क्या है, गोवध की समस्या पर आधारित उपन्यास, हिंदुओं की दयनीय स्थिति एवं मुसलमानों के धार्मिक कट्टरता का चित्रण देखने को मिलता है। उसके बाद बाबू देवकीनंदन खत्री जी की बात आती है, तो इनका समय क्या है, 1861 ईस्वी 19 से लेकर के 1913 ईस्वी। ये हिंदी में तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। कौन, बाबू देवकीनंदन खत्री। अगर आपसे ये पूछ ले कि हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के जनक कौन है, तो कौन है, बाबू देवकीनंदन खत्री जी। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी भाषी प्रदेशों के लोग, मतलब उन प्रदेशों के लोग जिनको हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इतना बढ़िया उपन्यास से लिखते थे। इनके द्वारा रचित चंद्रकांता हिंदी का पहला तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यास माना जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि हिंदी का प्रथम तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा है, चंद्रकांता। अगर आपसे ये पूछ ले कि चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान कौन से हैं, तो वो आप बता सकते हो, क्योंकि ये चीजें हमने कल करवा दी थी। और चंद्रकांता को किसने माना था, कृष्णलाल, डॉक्टर कृष्णलाल ने माना था चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, अब बढ़े आगे हम लोग। ठीक, अब आइए देखते हैं इनके उपन्यास, प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, किसके, बाबू देवकीनंदन खत्री के। अगले पेज पर देखेंगे। ये किसके प्रमुख उपन्यास देख रहे हैं, देवकीनंदन खत्री के। हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख उपन्यास। चंद्रकांता है, चंद्रकांता, चंद्रकांता का समय क्या है, 1891। लेकिन ये शुरू कब हुआ, ये शुरू हुआ था 1888 से ही शुरू हो गया था। 1888 से लेकर के पूर्ण कब हुआ, 1891। इसीलिए जब भी इसका डायरेक्ट समय पूछा जाता है चंद्रकांता का, तब कितना बताना है, 1891 ईस्वी। और इसके कितने भाग हैं, इसके 4 भाग।
इसके 4 भाग। उसके बाद नरेंद्र मोहिनी। अगला उपन्यास कौन सा है? नरेंद्र मोहिनी। और इसका समय है 1893। 1893। अगला है वीरेंद्र वीर। वीरेंद्र वीर। और इसका समय क्या है? 1895। 1895। चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति। अठारह सौ छियानवे से 1905 ईस्वी। 1896 से शुरू होकर के कब पूर्ण हुआ? 1905 ईस्वी। इसके 24 भाग। इसके 24 भाग हैं। कुसुम कुमारी। अगला कौन सा है? कुसुम कुमारी। कुसुम कुमारी का समय क्या है? कुसुम कुमारी का समय है 1899। 1899। अगला उपन्यास है गुप्त गोदना। 1906। गुप्त गोदना। और ये कब है? 1906 में। माया महल। माया महल। और इसका समय क्या है? इसका समय है 1906। अगला उपन्यास है काजर की कोठरी। काजर की कोठरी। और इसका समय है 1902 ईस्वी। अनूठी बेगम। अनूठी बेगम। इसका समय है 1905 ईस्वी। भयानक खून। भयानक खून। और ये भी कब है? 1905। 1905 ईस्वी। उसके बाद कटोरे भरा खून।
कटोरे भरा खून। और ये कब है? 1895। भूतनाथ, अगला कौन सा है? भूतनाथ। भूतनाथ 21 भाग है इसमें। कितने भाग हैं? 21। 21 भाग। प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री ने, इसके प्रथम 6 भाग जो हैं किसने लिखा था? देवकीनंदन खत्री ने लिखा था। बाकी जो 15 भाग हैं इनके बेटे दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा था। तो आप लोग लिख लीजिए, प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री ने शेष 15 भाग एवं शेष 15 भाग इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखी। दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखी। चंद्रकांता के प्रमुख पात्र कौन है? आइए देखते हैं। चंद्रकांता के प्रमुख पात्र तो प्रमुख पात्र कौन है? चंद्रकांता विजयगढ़ के शासक की पुत्री, चंद्रकांता विजयगढ़ के शासक की पुत्री, नौगढ़ का राजकुमार, इसका प्रमुख पात्र है। और विजयगढ़ का मंत्री, ये इसके चंद्रकांता के प्रमुख पात्र हैं। तो देवकीनंदन खत्री के बारे में हमें जानना था। देवकीनंदन खत्री हिंदी में प्रथम तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए अहिंदी प्रदेश के लोगों ने हिंदी सीखी। अगर इनके प्रमुख उपन्यास की बात की जाए तो इनका प्रमुख उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता 1888 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो कि पूर्ण हुआ 1891 ईस्वी में। इसके कितने भाग हैं? इसके 4 भाग हैं। ठीक। नरेंद्र मोहनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, चंद्रकांता संतत 1896 में प्रारंभ हुआ, 1905 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसके 24 भाग हैं। कुसुम कुमारी 1899, गुप्त गोदना 1906,
माया महल 1906, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी, अनूठी बेगम 1905, भयानक खून 1905, कटोरे भरा खून 1895, भूतनाथ के 21 भाग हैं। ये पूर्ण नहीं कर पाए थे देवकीनंदन खत्री ने, 6 ही भाग लिखे थे, उसके बाद इनका निधन हो गया। बचा जो था उसमें 15 भाग जुड़े हैं, जो वो किसने जोड़े हैं? इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने जोड़े हैं। तो भूतनाथ कितने भागों में है? 21 भाग में। प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री ने एवं शेष 15 भाग इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखे। चंद्रकांता के प्रमुख पात्र की बात करें तो कौन है? चंद्रकांता विजयगढ़ के शासक की पुत्री, नौगढ़ का राजकुमार और विजयगढ़ का मंत्री। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास कौन से हैं? चंद्रकांता है, नरेंद्र मोहनी है, वीरेंद्र वीर है, चंद्रकांता संतति है, कुसुम कुमारी है, गुप्त गोदना है, माया महल है, काजर की कोठरी है, अनूठी बेगम, भयानक खून, कटोरे भरा खून, भूतनाथ। इतने उपन्यास किसके हैं? ये हैं देवकीनंदन खत्री। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर भूतनाथ उपन्यास पूछ ले किसका है और नाम न दे देवकीनंदन खत्री का, तो क्या करेंगे? दुर्गा प्रसाद खत्री लिखेंगे। तो लिख लीजिए, दुर्गा प्रसाद खत्री का कौन सा उपन्यास है? इनका उपन्यास है भूतनाथ। भूतनाथ अंतिम 15 भाग। अंतिम 15 भाग। चल लिख लीजिए। ठीक हो गया दोस्तों। एक बार चेक कर लें। जी कंप्लीट हो गया। चलो मिटाते हैं इसको। अब जो बचे हुए उपन्यासकार हैं हम उनको देखेंगे कल की क्लास में। आप इतना याद कर लीजिएगा, जो लिखाए गए हैं 4-5 उपन्यासकार, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ेंगे आगे। एक बार 2 बार आप वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने से आपको याद जल्दी होगा। आप याद कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो देख लीजिए, फिर याद कर लीजिए, तो आपको तैयार हो जाएगा अच्छे से। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आप किस पोस्ट पे हैं? हम भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हैं। पढ़ना पढ़ाना तो लगा ही रहता है, बिना पढ़े पढ़ा नहीं सकते। तो आप लोग अपनी तरह मुझे भी अपना स्टूडेंट ही समझिए, और आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके गुरु हैं, कुछ भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।